हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर स्टार्ट किया था हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। याद आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत सारे डायग्राम्स बने थे और बहुत ही कुछ कलरफुल रहा था सब कुछ। कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स और उसका एप्लीकेशन ये हम लोगों ने बताया था कि सेम क्वेश्चन को आप अगर इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार क्या होता है, कुछ लोग उसी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उस केस में सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फिर आपको सूडो फोर्स और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। बिना उसके आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो वैल्यू याद है आप लोगों को? सूडो फोर्स की वैल्यू, जिसको देख रहे हो उसका मास, जिस पर खड़े होके देख रहे हो उसका एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये सब कुछ जो बेसिक कंसेप्ट थे ये हम लोगों ने बता दिए थे, और इस पर क्वेश्चंस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे थे। और क्वेश्चंस का भी सीक्वेंस यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। ये होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, क्योंकि मुझे पता है मुझे ही सॉल्व करना है। काफ़ी लोगों का वैसे आंसर आ गया होगा, इनफैक्ट देख लो आंसर पहले। ये आंसर आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए था। आओ चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो, इस बार हम नॉन इनिशियल फ्रेम से ट्राई करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों हम नॉन इनिशियल फ्रेम से कई बार किसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखने पर सिचुएशन ज़्यादा इजी दिखता है हमें, और ऐसे केसेस में हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करना प्रेफर करते हैं। बट उससे पहले आपसे कहा गया है कि इस फोर्स की वो वैल्यू फाइंड करो। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, जिस फोर्स की वैल्यू के लिए जिस फोर्स की वैल्यू के लिए क्या हो, जिस फोर्स की वैल्यू के लिए ये दोनों एक साथ आगे जाएं विदाउट स्लिपिंग। मतलब आप चाहते हो कि ये स्लिप ना करे, इसका जो स्लिपिंग है वो नहीं होना चाहिए। आप चाहते हो कि दोनों एक साथ आगे मूव करें विदाउट एनी रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग। यही हमारा बेसिक मोटिव था इस क्वेश्चन का। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमने एफ फोर्स लगाया। मान लो कि हम लोगों ने एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स लगाने पर, इसको हटा देते हैं पहले एक मिनट। हमने एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स लगाने पर हमने एज्यूम करा कि दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन ए। दोनों का फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है, दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं। तो मुझे बताओ ए कितना होगा। ए होगा नेट फोर्स टोटल मास एफ अपॉन एम प्लस एम। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। इस कंबाइंड एक्सेलरेशन से ग्राउंड के फ्रेम में दोनों आगे साथ में मूव करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं इसी फ्रेम से। स्मॉल एम को देखो। स्मॉल एम पे सबसे पहले रियल में, एक्चुअल में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला फोर्स एम जी कन्फर्म लगेगा। दूसरा फोर्स नॉर्मल, वो भी लगेगा। तीसरा फोर्स, जिस फ्रेम से आप देख रहे हो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसिलेटेड फ्रेम है, तो जिसको देख रहे हो उसका मास, मास इसका, और जिस पर खड़े होकर देख रहे हो एसिलेशन उसका। तो मास किसका? मास उस ब्लॉक का जिसको आप देख रहे हो, और एसिलेशन किसका? इस फ्रेम का जिससे खड़े होकर देख रहे हो। और डायरेक्शन कहाँ होती है? अपोजिट होती है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है इस ब्लॉक का आपके फ्रेम में, इस नॉन नेचुरल फ्रेम में, क्योंकि एनालिसिस यहाँ पे ज़्यादा इजी होगी। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा और रीड्रॉ करते हैं फिर से। ये देखो, ये इंक्लाइन था, फिर ये mg था, ये सूडो फोर्स था, और ये नॉर्मल रिएक्शन था। अब आप बताओ, आपको ये ब्लॉक किस में दिख रहा है? आपके फ्रेम में। आप चाहते हो ना कि आपके फ्रेम में ये ब्लॉक स्लिप ना करे, आपके फ्रेम में आप चाहते हो कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। इसका मतलब आपको ये रेस्ट पर दिख रहा है, इसका मतलब फोर्स बैलेंस होंगे। फोर्स बैलेंस के लिए कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चल जाएगी। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं फोर्स बैलेंस करूंगा अलोंग द इंक्लाइन। ये देखो, मैं फोर्स बैलेंस करने वाला हूँ अलोंग द इंक्लाइन। ये डायरेक्शन है अलोंग द इंक्लाइन की।
तो हम लोग ट्राई करेंगे फोर्स बैलेंस अलोंग द इंक्लाइन, बट उससे पहले आपको याद आना चाहिए ये एंगल याद है कितना था, थीटा। आपको पता है ना, अगर ये एंगल थीटा होगा, सपोज अगर ये एंगल थीटा होता है तो आपको बाकी एंगल्स का रिलेशन भी पता है। अगर ये एंगल थीटा है तो उस केस में ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा होगा। मेरी हेल्प करो, अलोंग द इंक्लाइन एम ए का कंपोनेंट कितना होगा? इस डायरेक्शन में एम ए का कंपोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा, और एम जी का कंपोनेंट कितना होगा? एम जी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसके पर इस डायरेक्शन में और कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और न ही ब्लॉक ऊपर स्लिप कर रहा है न ही ब्लॉक नीचे स्लिप कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहां से आपको क्या मिलेगा? ए इक्वल टू जी टेन थीटा। पर ए की वैल्यू कितनी थी? एक्सेलरेशन था एफ अपॉन एम प्लस एम। अच्छा, ये रिलेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, ये रिलेशन भी बहुत बार यूज किया जाता है, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, याद रखना। ये कंडीशन है फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके लिए बोथ द ब्लॉक्स जो है विदाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम साथ में मूव करेंगे। अब एसलेशन की वैल्यू रख दो। एसलेशन कितना था? एफ अपॉन एम प्लस एम। यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप में एफ की वैल्यू मिल जाएगी। एफ होगा एम प्लस एम जी टेन थीटा इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन। इसका मतलब इस फोर्स के लिए स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में नीचे स्लिप नहीं करेगा। इसे नोट करो, फिर मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। पहले ये ऊपर का डायग्राम, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि सर इसको इनर्शियल फ्रेम से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे तो आप सूडो फोर्स नहीं लगाओगे। ग्राउंड के फ्रेम से आपको क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक सेम एसलेशन से आगे जाएगा। फिर आपको करना पड़ेगा एन के दो कंपोनेंट, एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। फिर डिवाइड करोगे, फिर सेम रिजल्ट आएगा। बट देखो, इस बार इन पर्टिकुलर नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमारी एनालिसिस ज़्यादा इजी हुई है। इसीलिए हम लोग सूडो फोर्स पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि देखने का तरीका नॉन इनर्शियल फ्रेम में ज़्यादा इजी होता है, और जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखने का तरीका ज़्यादा इजी होता है तो हम यूजुअली तब सूडो फोर्स लगाकर नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं। इसके ऊपर का क्वेश्चन तो लास्ट टर्न पे किया था हम लोगों ने, ये तो लास्ट टर्न का क्वेश्चन है, अभी हमने यहीं से स्टार्ट किया है। चलो, अब
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, ठीक है। नीचे कुछ है नहीं, वैसे देख लो एक बार नीचे क्या है, आंसर नहीं है। नीचे क्या है, नीचे ये मास एम अटैच्ड है, बस और कुछ नहीं है। देख रहे हो नीचे क्या है, नीचे ये मास एम अटैच्ड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर रोक रहा हूँ इसको, ठीक है, नीचे मास एम लगा देना। करो ट्राई क्वेश्चन को। आपको फाइंड करना है कि नीचे हम कितना मास अटैच करें जिससे जो ऊपर ये 2 kg है वो 3 kg के साथ आगे जाने लगे, वो 2 kg 3 kg के ऊपर कहीं स्लिप ना करे बस।
बिल्कुल सही। आंसर आएगा 15 kg। कुछ लोग नीचे वाले का मास पूछ रहे थे। बड़े ही दोस्तों, अभी मैंने बताया था आप लोगों को नीचे एम मास लगा हुआ है। क्लास में ध्यान तो बिल्कुल देते ही नहीं हो, जो मैं बोलता हूँ वो तो सुनते ही नहीं हो। मैंने पहले भी बोला था जब क्वेश्चन दिखाया था कि नीचे मास एम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखो सिंपल बात है कि आपने अभी पढ़ा था कि इस तरह का जो सिस्टम होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इस तरह का जो सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है, ये एक साथ आगे कब जाता है। सेम एसिलेशन से ये सिस्टम आगे कब जाता है। अभी हमने ये पढ़ा था ये सेम एसिलेशन से आगे जब जाता है जब इसका कंबाइंड एसिलेशन कितना हो, G tan थीटा। ये पढ़ा था देखो, एसिलेशन शुड बी इक्वल टू G tan थीटा। तब ये सिस्टम एक साथ आगे जाता है। ये देखो, ये इसका एसिलेशन, और ये अगर G tan थीटा के इक्वल हो जाए तो साथ में आगे जाएंगे दोनों। अब आगे की स्टोरी क्या है, G tan थीटा की वैल्यू रख के देखते हैं कितना आता है। 10 × 3/4, 15/2 का एसिलेशन मुझे चाहिए। और मुझे बताओ कि अगर ये दोनों साथ में आगे जा रहे हैं तो सिस्टम का नेट एसिलेशन कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स। या एक काम करते हैं, इसको G tan थीटा ही लिख देते हैं ना, 3G/4। अभी कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है, बाद में कैलकुलेशन करेंगे सही। तो अभी से इसको कैलकुलेशन को करने का कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं अभी। और अभी चेंज करके हम इसको लिख देते हैं 3G/4। कैलकुलेशन बाद में परफॉर्म कर लेंगे। ये क्या हो गया, टाइम लगेगा उसको 1 मिनट अब। चलो इसको हम लिख देते हैं तक तक 3G/4, 3G/4। ठीक है। अब इसके बाद आगे एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू इक्वल। नेट पुलिंग फोर्स कितना है बताओ। नेट पुलिंग फोर्स होगा mg। नेट पुलिंग फोर्स इज mg डिवाइडेड बाय टोटल मास टू इक्वल इज कितना, m+5। देखो mg नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास टू इक्वल इज m+5, और ये कितना होना चाहिए। अभी आपने कैलकुलेट करके देखा कि रिक्वायरमेंट आपको कितने की है, 3G/4 की है। बस अब आपको क्या करना है, जी से जी कैंसिल कर दो। नेक्स्ट स्टेप में आपको m आता हुआ दिख जाएगा, m शुड बी इक्वल टू 15 kg। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो ट्राई करो। ये वाला देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या करा। ये आपको वेज दिख रहा है, इस वेज के साथ ही ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। देखो ये जो स्ट्रिंग दिख रही है ये इस वेज के साथ ही कनेक्टेड है एक तरह से, है ना। ये स्ट्रिंग इस वेज के साथ कनेक्टेड है, और उस स्ट्रिंग से ये मास स्मॉल एम कनेक्टेड है, जो उसके ऊपर भी रखा हुआ है, वेज के ऊपर भी रखा हुआ है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड भी है। अच्छा, और आपने फोर्स लगाया यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको आगे पुश करने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। तो आपको फाइंड करना है कि इस कनेक्टिंग स्ट्रिंग के अंदर, ये जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग दिख रही है आपको, आपको फाइंड करना है कि इस कनेक्टिंग स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। डायग्राम के ऊपर का कुछ नहीं था, A = G tan थीटा लिखा था हमने। ये ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग। थोड़ा हैवी है क्योंकि फोर्स वगैरह प्रॉपरली रिजॉल्व करने पड़ेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको ये करके।
एक्सप्रेशन करना डिफिकल्ट होगा। आंसर आ जाए तो बस इसे इन्फॉर्म कर देना कि आंसर आ गया है, मतलब आपका फाइनल जो कैलकुलेशन है वो हो गया है, क्योंकि आंसर टाइप करना माइट भी पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा लेंथी एक्सप्रेशन आ रहा हो। लास्ट 60 सेकेंड्स और दे रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कैलकुलेशन बताएंगे क्या करना चाहिए था आपको। लाओ ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सिस्टम जो है एक साथ आगे सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो लेट अस अज्यूम कि दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए। अब उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एफ अपॉन एम प्लस एम। पर अब हम क्या करेंगे, जो उसकी एनालिसिस होगी वो इसी फ्रेम से करेंगे, ये जो मूविंग फ्रेम है उसी से करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला फोर्स जो मुझे इस पे मार्क करना चाहिए वो होगा, सबसे पहले लगेगा एम जी, और क्या लगेगा, और लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और क्या लगेगा, और लगेगा टेंशन, ये टी। और कुछ लगेगा? बिल्कुल लगेगा, सूडो फोर्स। मास किसका? मास ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन वेज का, और डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो बताओ इस पे सूडो फोर्स कितना लगेगा? इस पे सूडो फोर्स लगेगा एम इंटू ए। ये जो मैं एम इंटू ए लगा रहा हूँ ये है एक्चुअली सूडो फोर्स। मैं ये लिख भी देता हूँ साइड में कि जो हम लोग लगा रहे हैं इट इज बेसिकली सूडो फोर्स, राइट। ये लगा रहे हैं तो ये सूडो फोर्स लगा रहे हैं। चल, अब इसके बाद हम पता है क्या करेंगे, फिर से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस सेलेक्ट करेंगे, और आपको पता है कि वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन सी होने वाली है। एक होगी ये, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और एक डायरेक्शन होगी अलोंग द इंक्लाइन। ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ये है अलोंग द इंक्लाइन। अब आप हेल्प करोगे अलोंग द इंक्लाइन फोर्सेस को लिखने में। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं फिर से अलोंग द इंक्लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको मुझे उसी डायरेक्शन में फोर्स बताने हैं। पहले काम करते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स हैं वो लिख देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन किसी काम का नहीं है, वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। अलोंग द इंक्लाइन में लिख रहा हूँ डायरेक्टली। अब अलोंग द इंक्लाइन एक तो टी लग रहा है, कंफर्म बात है, टी अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है, देखो। फिर ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो वो भी थीटा होगा। तो सूडो फोर्स का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? एम ए कॉस थीटा। वो भी कहाँ लगेगा? वो भी इधर लगेगा। तो ये सूडो फोर्स वाला जो कंपोनेंट है एम ए कॉस थीटा, वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम टी, सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट है एम ए कॉस थीटा, वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। और एक फोर्स और लग रहा है, एम जी के दो कंपोनेंट होंगे। एम जी का ये वाला कंपोनेंट हमें पता है कितना होता है, डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा। तो डाउन द इंक्लाइन में लिख देता हूँ एम जी साइन थीटा। अब बताओ क्या करें, ना ये ऊपर स्लिप कर रहा है ना नीचे स्लिप कर रहा है, फोर्स बैलेंस। तो डाउन द इंक्लाइन फोर्स एम जी साइन थीटा इज फोर्स डाउन द इंक्लाइन इज इक्वल टू, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना है? ऊपर के डायरेक्शन में है टी प्लस एम ए कॉस थीटा। अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टी प्लस एम ए कॉस थीटा। आपको क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है। तो टी कितना होगा? एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा।
ए की वैल्यू कितनी थी, एफ अपॉन एम प्लस एम। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ये है वैल्यू ऑफ टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग। अच्छा, और ये हैबिट अब काफी लोगों को समझ में आ गई होगी कि फोर्स को किस तरह से अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व करके इसी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है। देखो बाकी चीजें भी थी वैसे इसमें, जो हम लोगों ने यूज नहीं करी वो भी मैं लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या यूज नहीं करा पता है, केयरफुली अगर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कोई यूज नहीं आया। फिर नीचे के डायरेक्शन में, मतलब उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और भी चीजें थी। एम जी साइन थीटा नीचे था, सॉरी एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा नीचे था, और एम ए साइन थीटा भी इस डायरेक्शन में था। और एक्चुअल में इस वाई डायरेक्शन में ये दोनों इक्वल होने थे, इसका सम इस वाले टर्म के इक्वल आने वाला था, ये जो नीचे टर्म है इसके इक्वल आने वाला था, इन दोनों के सम के इक्वल। मतलब एन इक्वल टू, अगर हम अलग से एक इक्वेशन और लिखना चाहते तो एन भी निकाल सकते थे। कोई आपसे पूछता है कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो आप लिखते हैं एन इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, और वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, एसलेशन की वैल्यू रखनी है, तो उससे आप एन भी फाइंड कर सकते हो। करके देखें। यहाँ पर ए कितना दिया हुआ था, ए हमने निकाला था एफ अपॉन एम प्लस एम, एफ अपॉन एम प्लस एम साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये रिजल्ट आ गया। नॉर्मल रिएक्शन वैसे पूछा नहीं था, फाइंड करना तो हम फाइंड कर सकते थे। अच्छा, अरे वाह, ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गया आप लोगों का, तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स में भी हम लोगों को हेल्प मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। वैल्यूज से ज़्यादा इजी हो जाता है डेफिनेटली अगर वैल्यूज हम देते हैं, पर आपको क्या है, हैबिट करवानी है हमें, हैबिट मतलब प्रैक्टिस करवानी है वेरिएबल्स के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व कराने की, अदरवाइज तो वैल्यूज के टर्म में भी हम ये क्वेश्चन दे सकते थे। दूसरा, किसी ने पूछा कि सर ये कंडीशन क्यों दी थी, याद करो ये कंडीशन हमने अभी 2 मिनट पहले डिराइव करी थी। ये देखो, अगर फोर्स इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर फोर्स इससे ज़्यादा होगा तो ये जो ब्लॉक होता है ना, ये वेज के ऊपर स्लिप करने लग जाएगा, ये ऊपर स्लिप करके पीछे गिर जाता है फिर, तो स्ट्रिंग जो है वो लूज हो जाएगी। इससे कम फोर्स के लिए पॉसिबल है, इससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये वेज के ऊपर ही ब्लॉक ऊपर स्लिप करने लगेगा। अगर ये नोट कर लिया हो तो हम एक और क्वेश्चन करें, कर लो। 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं नोट करने के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। मैं स्क्रॉल कर दूंगा, पहले आप ऊपर वाला पार्ट, डायग्राम वाला पार्ट नोट कर लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। भैया ब्लॉक नीचे कैसे जाएगा, रस्सी बंधी हुई है ना उससे, कैसे पढ़ाएं फिजिक्स बताओ आप लोगों को। रस्सी क्यों लगा रखी है हमने, नीचे कैसे चला जाएगा जब रस्सी लगी है तब, स्ट्रिंग में टेंशन उसको नीचे आने से रोक रहा है ना। फिर ये भी नोट कर लो, फिर हम नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, इसमें और इंटरेस्टिंग काम करा है। हाउ वी रिप्लेस्ड एम ए इन नॉर्मल रिएक्शन। एम ए नॉर्मल रिएक्शन में कहाँ रिप्लेस करा भाई हमने? अरे ए की वैल्यू रखी ना। अरे पगलू, ए की वैल्यू ये देखो, ये जो ए लिखा हुआ है, कहाँ गया? ये देखो, ये जो ए दिख रहा है, वो स्क्रीन दिख रहा है, ये देखो, ये ए लिखा हुआ है हमने। एफ अपॉन एम प्लस एम ऊपर लिखो, यहाँ लिखा है ए इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम, वही तो चीज रख दी यहाँ पर हमने, एज इट इज उठाकर। सेम यहाँ पे क्या था, देखो, एम ए कॉस थीटा में ए की वैल्यू रख दी एफ अपॉन एम प्लस एम, एसोलेशन को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आपको करना ये है कि एक एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक दिख रहा होगा, कैपिटल एम, और उसके साथ हमने दो ब्लॉक और कनेक्ट किए हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ पुली। वो दिख रहे होंगे आपको, दो ब्लॉक्स जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। M1 M2 दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अच्छा, अगर मैं सिस्टम को रेस्ट पे रखूंगा तो पता है क्या होगा, ये जो है एक तरह से नीचे स्लिप करेगा, ये नीचे स्लिप करेगा और ये आगे जाएगा, देखो ऐसा ही होगा। ये नीचे स्लिप करेगा और ये आगे जाएगा, पर हमने पता है क्या करा, हमने ब्लॉक पर पीछे से फोर्स अप्लाई करना शुरू करा, पीछे से फोर्स अप्लाई करना शुरू करा। अच्छा, अब रियलाइज करो, अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो पता है क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर ये पीछे स्लिप कर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, फील कर पा रहे हो? बहुत ज्यादा फोर्स एकदम से अप्लाई कर दोगे तो ये पीछे स्लिप कर जाएगा और ये ऊपर स्लिप कर जाएगा। मतलब बहुत कम फोर्स अप्लाई करने पर ये नीचे स्लिप कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर ये ऊपर स्लिप कर रहे हैं। इस बीच एक फोर्स तो ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर फोर्स ऐसा होगा जिस फोर्स पर, एक पर्टिकुलर फोर्स ऐसा होगा जिस फोर्स पर क्या होगा बताओ, आपस में स्लिप नहीं करेंगे, कैपिटल एम के साथ मूव करेंगे। तो वही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द थ्री ब्लॉक्स। ये तीनों ब्लॉक एक साथ आगे जाए, M1 और M2 कैपिटल एम के ऊपर स्लिप नहीं करेंगे, उसकी कंडीशन आपको फाइंड करनी है। अब करो ट्राई।
चलो ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी सारे लोग के अलग-अलग रिजल्ट्स आए हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि तीनों एक साथ आगे जाएँगे। कोई किसी के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा, तीनों एक साथ एज़ अ सिंगल सिस्टम, मतलब ये जो तीनों हैं, ये तीनों एक साथ एज़ अ सिंगल सिस्टम आगे से जाएँगे, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होगी? टोटल फ़ोर्स जो आपने अप्लाई करा है डिवाइडेड बाय टोटल मास जिसको आप पुश कर रहे हो। ये आंसर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? चलो अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखने के बाद, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से हम देखेंगे सिस्टम को। तो सबसे ईज़ी काम पता है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप एनालिसिस करते हो फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस ब्लॉक, आप जिस फ्रेम पे खड़े हो, उस फ्रेम से अगर आप दोनों ब्लॉक्स को देखोगे, तो दोनों ब्लॉक्स पे आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। M2 पे कितना लगेगा? M2 इंटू ए, जरा डायरेक्शन देखना कहाँ लग रही है, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, क्योंकि वही फ्रेम है आपका, जिस फ्रेम से आप देख रहे हो उसके अपोजिट। वैसे ही M1 पर कहाँ लगेगा, हालांकि वो काम का नहीं है हमारे लिए इस बार, M1 इंटू ए, फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, टेंशन एज इट इज। मैं एक काम करता हूँ, सूडो फोर्स को है ना किसी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। सूडो फोर्स को मैं किसी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये सूडो फोर्स है, M2A एंड M1A। M1 पर M1A और M2 पर M2A, दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है? तो आपको आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि ये दोनों सूडो फोर्स हैं। अब आगे और क्या-क्या लगेगा बताओ? यहाँ पे N1 भी लगेगा। N1 कौन लगा रहा है? ये ब्लॉक लगाएगा, और एक फोर्स और लगेगा, कौन-सा लगेगा? M1G। यहाँ पर भी क्या लगेगा? M2G और N2, पर ये सब हमारे किसी काम के नहीं थे, मैं बताऊँगा क्यों। देखो आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो अल्टीमेटली कि आपके फ्रेम में, आप ये चाहते हो कि आपके फ्रेम में कोई ब्लॉक कहीं स्लिप ना करे। आप ये चाहते हो अल्टीमेटली कि आपके फ्रेम में कोई ब्लॉक कहीं भी स्लिप ना करे। आपको दोनों ब्लॉक रेस्ट पर दिखें, ठीक है? आपको दोनों ब्लॉक पता है रेस्ट पर कब दिखेंगे? आप इसको ऐसे आइडेंटिफ़ाई करो, कितना सिंपल डायग्राम बन सकता है। मैं इसको यहाँ साइड में ड्रॉ करता हूँ। बाकी सभी इर्रेलेवेंट चीज़ें मैं हाइड कर रहा हूँ, सिर्फ़ जो काम की चीज़ें मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ। ब्लॉक छोटा बन गया ना थोड़ा-सा, उसको बड़ा बना देते हैं। 2 कैसे बन गए? हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक और हम अटैच कर देते हैं जो M1 था। अब आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, M1 पर नीचे के डायरेक्शन में कितना फ़ोर्स लग रहा है? M1G वो कहाँ ले जाना चाह रहा है उसको? वो उसको नीचे खींचना चाह रहा है। और M2 पर पीछे के डायरेक्शन में कितना फ़ोर्स लग रहा है? M2 पर पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है M2A, जो उसे रोकना चाह रहा है। बाकी सब फ़ोर्स इतने रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, देखो। आप समझ रहे हो? इन दोनों को अगर आप एक सिंगल सिस्टम देखते हो, अगर आप इन दोनों को एज़ अ सिंगल सिस्टम देखते हो, तो एक उसे राइट में खींचना चाह रहा है और एक उसे लेफ्ट में खींचना चाह रहा है। बताओ इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम कब होगा? जब M1G इज़ इक्वल टू M2A होगा। पर यहाँ से A की वैल्यू उठा के रख दो, तो क्या लिखोगे आप? M1G इज़ इक्वल टू M2 इंटू A। यहाँ से F कितना आएगा? ये F की वैल्यू आ जाएगी जो आपका फाइनल रिज़ल्ट था। इतना फ़ोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने इनर्शियल फ्रेम से करने की कोशिश करी है, उनका भी आंसर सेम आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इनर्शियल फ्रेम से करने पर भी आंसर सेम आता है, हमने पहले ही देखा था। बस ये होता है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखने पर आपको बहुत ईज़िली दिख रहा है, जबकि इनर्शियल फ्रेम में थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, है ना? और नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखने पे आपको सारी चीज़ें बहुत ईज़िली आंसर में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं।
हाँ, इनर्शियल फ्रेम से करते तो आप क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू m2a और m1g = t, आपका रिजल्ट तो सेम ही आता, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, आपकी एनालिसिस थोड़ी सी बढ़ जाती। आओ अब हम एक इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं आज, और वो इंटरेस्टिंग काम क्या है? आप लोगों को याद है हम लोग कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे, और कंस्ट्रेंट में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 3 के कंस्ट्रेंट देखे थे। एक टाइप 2 का कंस्ट्रेंट था जो रिमेनिंग था, ठीक है। और टाइप 1 के कंस्ट्रेंट में भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रॉब्लम है जो रिमेनिंग था, पहले हम उसकी भी बात करेंगे, और उसके बाद टाइप 2 के कंस्ट्रेंट को भी डिस्कस करेंगे। एक मिनट, हम इसको फिर से ओपन कर देते हैं, क्लोज करके फिर से ओपन कर देते हैं। अच्छा, मीनवाइल होमवर्क भी मैं बता दूं आप लोगों को। अब ये मान के चलो कि आप होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एचसीवी से पूरा लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन से पहले तक का पूरा लॉज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो होमवर्क के लिए, और अब हमारा जो मॉड्यूल है लॉज ऑफ मोशन का, वो भी आपको पूरा करना है, तो आपके लिए होमवर्क वेल डिफाइंड है। होमवर्क वेल डिफाइंड क्या है, आपको एचसीवी लॉज ऑफ मोशन की कंप्लीट करनी है। एचसीवी का टारगेट बना लो, अच्छा पहले मॉड्यूल का टारगेट बना लो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 4 दिन का टारगेट आपका किसके लिए है? 4 दिन का टारगेट आपका है मॉड्यूल के लिए, और उसके बाद अगर किसी का हो गया है तो वो एचसीवी भी स्टार्ट कर सकता है। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन पर, जो हम लोगों को डिस्कस करना था। आपको याद होगा हम लोगों ने आपको यहाँ तक का डिस्कशन बताया था, मैं एक बार रिविजिट करवा देता हूँ आपको। देखो कंस्ट्रेंट में पहले बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था हमने। कंस्ट्रेंट में टाइप 1 कंस्ट्रेंट बताया था मैंने, जब कोई डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो प्लस वी लेंगे dx/dt को, डिक्रीज करता है तो dx/dt माइनस वी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाए थे लैम्प पोस्ट वगैरह वाले, रॉड वाले क्वेश्चंस करवाए थे। ये सब करने के बाद अल्टीमेटली हम लोगों ने टाइप 2 कंस्ट्रेंट ना देखते हुए टाइप 3 कंस्ट्रेंट देखा था। अगर आपको याद आ रहा हो, कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू पुलिस, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज भी हुआ है। ये कंप्लीट हुआ था यहाँ तक, कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू पुलिस तक हमारा कंप्लीट हुआ था, स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, टाइप 2 कंस्ट्रेंट भी देखना है। ये टाइप 2 कंस्ट्रेंट होता है पर्टिकुलरली, बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग केस और देखेंगे हम। यहाँ से इसके बाद हम इंटरेस्टिंग केस देखेंगे। टाइप 1 कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये टाइप 1 कंस्ट्रेंट का ही क्वेश्चन है। पहले ये ट्राई करेंगे, फिर टाइप 2 कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। टाइप 2 कंस्ट्रेंट छोटा है, उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है, एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसको देख के आप बोल सकते हो कि इसमें टाइप 2 कंस्ट्रेंट डायरेक्टली लगेगा। तो अभी हम टाइप 1 कंस्ट्रेंट के लास्ट कंस्ट्रेंट, अभी टाइप 1 कंस्ट्रेंट के इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। ये आपको एक रॉड दिख रही है, ये रॉड है फिक्स्ड, ये मूवेबल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड रॉड है। हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड रॉड है, उसके अंदर एक रिंग हमने इंसर्ट करी है, देख रहे हो उसके ऊपर एक रिंग लगी हुई है, और एक स्ट्रिंग ली, और स्ट्रिंग के एक एंड को हमने रिंग से टाई अप करा, और उसी स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर हमने ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अब बताओ अगर मैं सिस्टम को रिलीज करता हूँ तो क्या होगा? कौन कहाँ जाएगा? रिलीज करने पर सबको समझ में आता है कि ये जो ब्लॉक ए है वो नीचे स्लिप करेगा, और ये जो रिंग बी है वो आगे स्लिप करेगी। एग्रीड? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से कि ब्लॉक ए नीचे स्लिप करेगा, नहीं सॉरी नीचे मूव करेगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो रिंग है ये रिंग इस फिक्स्ड रॉड के ऊपर आगे स्लिप करना शुरू करेगी। ये जो रिंग है ना, जो रिंग देख रहे हो, ये रिंग इस फिक्स्ड रॉड के ऊपर आगे स्लिप करना स्टार्ट करेगी। तो आपको ये तो यू दिया हुआ है, ब्लॉक ए की स्पीड दी हुई है यू। आपको क्या फाइंड करना है? ब्लॉक ए की अगर स्पीड यू है जो कि गिवन है क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना है उस इंस्टेंट पर रिंग की स्पीड वी, प्रोवाइडेड ये जो एंगल दिया हुआ है ये थीटा है, थीटा ये वाला एंगल है। करो ट्राई से।
पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टाइप वन कंस्ट्रेंट में एक ग्राउंड रूल है जो हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेटमेंट है जिसको आपको हाईलाइट भी करना है, जिसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूँ स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है और स्टेटमेंट ये है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। समझते हैं क्या करना है। देखो, पार्टिकल मतलब कौन? ये रिंग एक तरह से पार्टिकल है ना। ये रिंग एक पार्टिकल है जिसकी आगे के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ये आगे ही स्लाइड कर सकती है क्योंकि रॉड तो फिक्स है। ऊपर तो जा नहीं सकती रिंग, रॉड के ऊपर ही स्लाइड करेगी आगे के डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग? देखो ये v से आगे जा रही है, तो बताओ अगर ये v से आगे जा रही है तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वो कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग विल बी v cos थीटा। और ये जो v cos थीटा है, इट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी। पर यहाँ पर हमने स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या लिखी है? u। तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए v cos थीटा इज इक्वल टू u। आपको v फाइंड करना है, पर ध्यान रखना v cos थीटा कितना 37 डिग्री दिया है, 4/5। u कितना? 2। 10/4, 5/2। रिजल्ट आ गया। तो पहले ये डायग्राम नोट कर लो, उसके बाद ये स्टेटमेंट भी साथ में ऐड कर देना। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसे हाईलाइट भी कर देना। ऑलरेडी हम स्टेटमेंट लिख चुके हैं, दोबारा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। ऑलरेडी ये स्टेटमेंट हम नोट कर चुके हैं, राइट। फ्रिक्शन अभी एब्सेंट है। जब तक हमने फ्रिक्शन टॉपिक नहीं पढ़ा है तब तक आपको सभी सर्फेसेस को स्मूथ एज्यूम करना है। जब फिर लगाएंगे, अभी यू हैव टू एज्यूम ऑल द सर्फेसेस टू बी स्मूथ, ठीक है। और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा फ्रिक्शन के होने ना होने से। कंस्ट्रेंट रिलेशन सेम होगा, कंस्ट्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ अब हम बात करें टाइप टू कंस्ट्रेंट की, जो कि आपको एक दो क्वेश्चन में ही देखने मिलेगा। टाइप टू कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें
तो टाइप 2 कंस्ट्रेंट का मीनिंग समझते हैं पहले। एक बार जरा पूरा अरेंजमेंट समझना है ना। देखो अरेंजमेंट में क्या करा है हमने। ये तो ग्राउंड हो गया। इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर वेज आपको दिख रहा है। ये ट्रायंगुलर वेज मूवेबल है, फिक्स नहीं है, मूवेबल है, मूव कर सकता है आगे पीछे। ऊपर आपको एक पिंक कलर में रॉड दिख रही है। इस रॉड को हमने दो फिक्स्ड वर्टिकल वॉल्स के बीच में डाल दिया। ये जो वॉल्स दिख रही है आपको, फिक्स्ड वर्टिकल वॉल्स हैं। ये वॉल्स कहीं मूव नहीं करेगी। ये दोनों फिक्स्ड वर्टिकल वॉल्स हैं जिनके बीच में हमने इसको डाल दिया। अब बताओ क्या होगा। इमेजिन करो क्या होगा। सिनेरियो को इमेजिन करो, ए और बी हैं, तो बताओ क्या होगा। फील कर पा रहे हो कि ए नीचे आएगा और बी पीछे जाएगा। ए को तो देखो नीचे आना ही है, वेट के कारण वो नीचे आएगा। और अगर वो नीचे आएगा तो ये प्लैंक कहाँ जाएगा, मतलब ये वेज कहाँ जाएगा, ये वेज राइट में खिसकेगा, ये वेज राइट में स्लिप करेगा। क्या ये क्लियर हो रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, मतलब याद है सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द मोशन। तो क्या यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है? डेफिनेटली है। रेस्ट्रिक्शन किस पर है? रॉड के मोशन पर रेस्ट्रिक्शन है कि रॉड सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है ऑन द मोशन ऑफ रॉड। ठीक है। अब आगे समझते हैं। आप ये शेडेड पोर्शन को देख रहे हो, इसी की हम एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको बहुत मजा आएगा जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे। आपको लगेगा कि रिलेटिव मोशन का कितना बढ़िया एप्लीकेशन है ये। देखो ये तो ओरिजिनल डायग्राम है। ठीक है। मैं कॉपी में अलग से फिर से बनवा दूंगा दो तीन बार डायग्राम। अभी आप पहले प्रोसेस समझ लो, मैं नोट कैसे करना है वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो देख लो जरा। हम एक काम करते हैं कि हम इस वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। आपको याद है जिस फ्रेम से देखते हैं उसकी वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी जीरो कर देते हैं और उसकी वेलोसिटी इन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। तो जब आप इस वेज पर खड़े होकर देख रहे हो तो आपको क्या होगा। आपको ये हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये देखो मैंने इसको कलर कर दिया। ये जो शेडेड पोर्शन है, उतना सा पोर्शन है रॉड का, वो आपको यू स्पीड से नीचे और वी स्पीड से लेफ्ट में आता हुआ दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपके फ्रेम में, अब आपका फ्रेम कौन सा है, आपका फ्रेम है वेज का। आप वेज के ऊपर इंक्लाइन के ऊपर खड़े हो और इंक्लाइन के फ्रेम में आपको वो जो शेडेड पोर्शन है वो यू स्पीड से नीचे और वी स्पीड से लेफ्ट की तरफ आता हुआ दिखेगा। पर मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछूं। आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है, अगर आप वेज के ऊपर खड़े हो, इमेजिन करो आप सिचुएशन को, आप वेज के ऊपर खड़े हो तो आपको शेडेड पोर्शन कहाँ आता हुआ दिखेगा? आपके फ्रेम में आपके फील कर पा रहे हो कि आपको वो शेडेड पोर्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा? अगर ये समझ में आ जाए मतलब आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। वो आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं आता हुआ दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी तरफ स्लिप होता हुआ आ रहा है। आप बेंच पे खड़े होकर इमेजिन करो, आपको लग रहा है कि वो तो आपकी तरफ स्लिप होके आ रहा है। अब पता है ऐसा कब पॉसिबल होगा। मैं इस डायग्राम को फिर से रिड्रॉ करूंगा। अब इस डायग्राम को फिर से रिड्रॉ करूंगा, फिर देखते हैं ये पॉसिबल कब होता है। देखो ये एंगल थीटा है और हम सिर्फ इस पोर्शन को देख रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना जो हाईलाइट किया है मैंने, सिर्फ इस हाईलाइटेड पोर्शन को मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मुझे इसकी दो वेलोसिटीज दिख रही थी, एक यू नीचे और एक वी टुवर्ड्स लेफ्ट। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आए, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस रेड कलर के लॉन्ग आए, क्योंकि आना चाहिए उधर ही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा। रेड के लॉन्ग रिजल्टेंट कब आएगा पता है? जब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर सही से नहीं बनाना, एक मिनट रुको।
जब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी प्योरली अलोंग द रेड लाइन। ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इसके अलोंग होगा, अगर ग्रीन के अलोंग वो कैंसल कर देते हैं। तो देखो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। जरा मुझे बताओ v का कंपोनेंट ग्रीन लाइन के अलोंग कितना होगा? ग्रीन लाइन के अलोंग v का कंपोनेंट होगा v साइन थीटा। और यहाँ रेड के अलोंग कितना होगा? v cos थीटा। वैसे ही u का कितना होगा कंपोनेंट बताओ? u के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा u cos थीटा और दूसरा होगा इसी डायरेक्शन में u साइन। क्योंकि ये दोनों तो उसी डायरेक्शन में एड अप हो रहे हैं, जिसके कारण रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है। पर ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हैं, ये आपको इक्वेट करने थे। तो रिजल्ट क्या होगा बताओ? रिजल्ट होगा कि v sin थीटा शुड बी इक्वल टू u cos थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा था हमने? एक्चुअली बेसिकली इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन क्या आएगा? u इक्वल टू v tan थीटा। ये इन दोनों की वेलोसिटीज में रिलेशन है। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकते थे, पर ये आपको हमने रिलेशन के फॉर्म में दे दिया, u इक्वल टू v tan थीटा। आप आ गया ये समझ में सबको? तो अब एक काम करते हैं, इसको नोट करेंगे हम। नोट कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला डायग्राम पता है आपको कौन सा बनाना है? सबसे पहला डायग्राम आपको ये वाला नहीं बनाना है। सबसे पहला डायग्राम आपको बनाना है ये वाला, जिसमें u किसकी वेलोसिटी है? उस रॉड की वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और v ग्राउंड के फ्रेम से इसकी पीछे की वेलोसिटी है। फर्स्ट डायग्राम ये बनाओ, फिर इसके नीचे सेकंड डायग्राम बनवाऊंगा मैं। अब इसके बाद सेकंड डायग्राम क्या बनाओगे? सेकंड डायग्राम में आप इसके फ्रेम से डायग्राम बनाओगे कि आप इसके फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने इसकी वेलोसिटी v इन्वर्ट कर दी। सेकंड डायग्राम ये बनेगा। ये सेकंड डायग्राम ऐसा बनेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ठीक है। और थर्ड डायग्राम ये, फोर्थ डायग्राम ये, और फाइनल रिजल्ट भी ये। अब ये एक साथ ड्रॉ कर लो। शायद एक स्क्रीन में आ नहीं पाएगा, पहले सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा।
चलो इस पर एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन में मैं दे रहा हूँ कि ये थीटा है। अब मुझे बताओ इस डायग्राम में क्या होगा? ये रॉड नीचे स्लिप करेगी, ये रॉड नीचे स्लिप करेगी और ये प्लैंक पीछे जाएगा, ठीक है? आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड थीटा। अभी नोट नहीं करा था? ओहो! करो, करो। अब ये ट्राई करके देखो। आओ ट्राई करें। तो देखो क्या करेंगे हम, फिर से ये जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है? इस पोर्शन को हाइलाइट कर दिया। इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? इसकी एक्चुअल वेलोसिटी u है। ये u इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। पर जब आप इसी फ्रेम से देखोगे, इसी फ्रेम से चलो यहाँ खड़े होके देखते हैं, तो क्या होगा? आप उसकी वेलोसिटी 0 करोगे फ्रेम की, और फ्रेम की वेलोसिटी इन्वर्ट करके इस पे लगा दोगे, राइट? फिर अब आप बताओ कि आपको ये कहाँ जाता हुआ दिखना चाहिए? आपको ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखना चाहिए। अभी देखो पिछला डायग्राम जैसा ही है, ये u नीचे, ये v इधर, ये एंगल थीटा, सब कुछ सेम चल रहा है। आपको पता है फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? u इक्वल टू वी tan थीटा। सेम रिजल्ट, सेम क्वेश्चन है,
सिनेरियो बस थोड़ा अलग कर दिया था, बाकी फिर वही करना है आपको, सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट होना है। ये देखो सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट होगा, सेम रिजल्ट आएगा। इसी के साथ हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर फिज़िक्स का, जिसे हम बोलते हैं लॉज़ ऑफ मोशन, वो कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम बता दें क्या करेंगे। नेक्स्ट टर्न कल फ्राइडे वीकेंड पर हम लोग के दिन फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। एफ फॉर फ्राइडे, एफ फॉर फ्रिक्शन। फ्राइडे के दिन स्टार्ट होगा फ्रिक्शन। ये वही फ्रिक्शन है जो आप लोग, ये वही रेजिस्टेंस है जो आप लोग प्रोवाइड करते हो सिलेबस जब आगे बढ़ता है तब, ठीक है? क्वेश्चन पूछ-पूछ के, डाउट पूछ-पूछ के। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग आपका फ़ेवरेट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम होगा फ्रिक्शन। हाँ, शायरी आज भी नहीं आई, वही हम सोच रहे हैं पता नहीं क्यों? क्या हो सकता है मैसेजिंग हमने मिस कर दी हो? तो एक काम करेंगे, कल फ्राइडे वीकेंड के दिन 3-3 शायरी एक साथ रहेगी, ठीक है? कल की पेंडिंग थी, आज की और कल की, तीनों एक साथ, ठीक है? चलो उसको यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं और आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।